मेथड थ्री मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़े थे। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है? जीडीपीएमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्या निकलता है? जीडीपीएमपी। और इनकम मेथड से क्या निकलता है अपने पास? एनडीपीएफसी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? फिर अपन ने बात करी, एक तो ये याद होनी चाहिए किस मेथड से क्या निकलता है। फिर पहला मेथड अपन ने स्टार्ट किया था और इसका एक एग्जाम्पल किया था। आज कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और सेकंड मेथड सीखेंगे, इनकम मेथड। हमने कहा वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। क्या नाम है? प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। हमने कहा वैल्यू एडिशन होता क्या है? वैल्यू एडिशन हमने कहा पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। इससे निकलता क्या है हमारे पास? जीडीपीएमपी। क्या निकलेगा? जीडीपीएमपी। ये भूल मत जाना कि निकलता क्या है, जीडीपीएमपी। तो हमने कहा कि इस मेथड में क्या करते हैं, जितनी भी फर्म्स हैं इकोनॉमी में, जितनी भी फर्म्स हैं इकोनॉमी में, हर फर्म ने कितना कितना वैल्यू एडिशन किया है ये निकाल लो। तो फर्म ए ने कितना वैल्यू एडिशन किया, फर्म बी ने कितना किया, फर्म सी ने कितना किया, और जितनी भी फर्म्स है सारी फर्म्स का जो वैल्यू एडिशन आएगा उसको अगर अपन टोटल कर दें तो क्या निकल कर आएगा? जीडीपीएमपी। बात समझ में आई? क्या कहा हमने? ये कहा कि अगर जितनी भी फर्म्स है इकोनॉमी में उन सब के वैल्यू एडिशन को टोटल कर दें तो फिर क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास? दैट इज जीडीपीएमपी। ठीक है, वैल्यू एडेड में यहां तक बात समझ में आ गई कि जितनी भी फर्म्स हैं इकोनॉमी में, ध्यान से, जितनी भी फर्म्स हैं इकोनॉमी में उन सब का वैल्यू एडिशन को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपीएमपी आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चंस में ना कभी भी दो से ज्यादा फर्म देता ही नहीं है, दो भी बहुत कम केसेस में देता है क्वेश्चंस में, अदरवाइज तो वो सिंगल फर्म ही देखता है, टोटल देता है सारी चीजें, तो उससे निकालना होता है। अब निकालते कैसे हैं वैल्यू एडिशन की? एक फर्म ने वैल्यू एडिशन किया कितना, तो अपन ने कहा अगर 400 रुपए में खरीदा और 600 में बेचा तो वैल्यू एडिशन कितना होगा? 200। तो अपन ने कहा ये क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट प्रोड्यूस किया उसकी कितनी वैल्यू है? अब जो आउटपुट प्रोड्यूस किया होगा क्या तो उसको अपन ने बेच दिया है, सेल कर दी है, या वो अभी हमारे पास स्टॉक में है। तो हमने कहा क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसी को लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं अपन? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया ना? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ज्यादा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। और अगर ये उल्टा दे रखा हो, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो अपन साइन को चेंज कर देंगे, ध्यान रखना। ये बात आपको समझ में आ गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर अपन ने कहा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो अपन ने इनपुट यूज किए हैं, तो इसके अंदर दो तरीके के इनपुट्स होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कॉस्ट वाले चैप्टर में। कुछ फैक्टर इनपुट्स होते हैं, कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं। यहां पर सिर्फ अपन कौन से फैक्टर इनपुट्स लेते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट्स लेते हैं, फैक्टर इनपुट्स नहीं लेते। मशीन की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं करते, रॉ मटेरियल वगैरह की इसमें वैल्यू इंक्लूड होती है, बट मशीन वगैरह की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होती। तो अपन ने कहा कि इंटरमीडिएट कंजप्शन में सिर्फ क्या आएंगे? नॉन फैक्टर इनपुट्स आएंगे। दो एग्जांपल ये, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स, विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। तो इसका मतलब ये फैक्टर इनपुट है या नॉन फैक्टर इनपुट है? ये फैक्टर इनपुट है, 5 साल तक चलेगा, ये फैक्टर इनपुट है। इसको अपन क्या इंटरमीडिएट कंजप्शन में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसका यूज किस चीज में होगा? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में। डेप्रिसिएशन जैसे एसएलएम में कैलकुलेट करते थे अपन, जो भी वैल्यू है माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3 लाख। दूसरे लाइन देता है कई बार सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। तो अगर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है, एक बार में यूज कर पा रहे हैं, दोबारा यूज ही नहीं कर पा रहे, मतलब ये रॉ मटेरियल है, तो हमने कहा क्या इसको लेंगे? क्या ये नॉन फैक्टर इनपुट है? यस, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? अब समझना यह था कि ये सेल्स का मतलब और ये इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या है। तो सेल्स में अपन टोटल सेल्स लेते हैं। सेल्स में क्या लेंगे अपन? टोटल सेल्स लेंगे। और टोटल सेल्स का मतलब क्या होगा? दैट इज डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर ऐसा लिखा है सेल्स बाय फर्म ए, फर्म ए ने इतनी सेल्स करी, तो ये कौन सी सेल है? डोमेस्टिक सेल या टोटल सेल्स? टोटल सेल्स। बट अगर ऐसा लिखा है सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी,
दैट मीन्स ये डोमेस्टिक सेल है। तो मैंने बताया डोमेस्टिक सेल के 3 तरीके के पार्ट बना दिए, क्या तो अपन ने हाउस होल्ड्स को सेल करी होगी, या तो प्रोड्यूसर सेक्टर को, या तो गवर्नमेंट सेक्टर को। तो अपन ने कहा यहां पर अगर सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी है तो इसका मतलब हमने प्रोड्यूसर सेक्टर को सेल इतनी करी है, दैट मीन्स वो डोमेस्टिक सेल है। और फिर अपने को उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, तब जाके टोटल सेल आएगी, उसको यहां यूज करेंगे। बट अगर हमें सेल्स बाय फर्म ए गिवन है, इतना ही लिख के दे रखा है, दैट मीन्स वो टोटल सेल्स है, उसमें एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमें अलग से एक्सपोर्ट्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आ जाओ, इसी तरीके से इंटरमीडिएट कंजप्शन, अगर परचेजेस बाय फर्म ए दे रखा है तो इसका मतलब डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स उसमें दोनों इंक्लूडेड है। बट अगर ऐसा लिखा है परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो इसका मतलब सिर्फ उसकी क्या दे रखी है आपके पास, डोमेस्टिक परचेज दे रखी है, उसमें इंपोर्ट्स आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, यहां तक इन बातों का ध्यान रखना था। इसके बाद अपन ने एक एग्जाम्पल किया था ये वाला, है ना, कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही फॉर्म्स हैं ये मानते हुए। दूसरी बात मैंने ये बताई, किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखता है ग्रोस वैल्यू एडिड कैलकुलेट करो, नेट वैल्यू एडिड कैलकुलेट करो, तो वैल्यू एडिड का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अपने का ग्रोस वैल्यू एडिड का मतलब क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस वैल्यू एडिड का मतलब क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किस पर, फैक्टर कॉस्ट पे। तो निकालना क्या है, जीडीपी एफसी। समझ में आ गया, वैल्यू एडिड को देख के बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यहां पर। तो आपको समझ में आ गया कि वैल्यू एडिड का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर यहां लिखा होता नेट वैल्यू एडिड तो क्या निकालते, एनडीपी, यानी लिखा है ग्रोस वैल्यू एडिड तो क्या निकालेंगे, जीडीपी। ये सारे दे रखा था आपके पास। मैंने कहा सेल्स बाय फर्म ए, तो सेल्स बाय फर्म ए, क्या ये टोटल सेल्स है ए की, क्या इसके अंदर एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यस। तो क्या अपन डायरेक्ट लिख दें यहां पर सेल्स में, यस 100। फिर अपन ने बात करी परचेजेस फ्रॉम फर्म बी, फर्म बी से खरीदा किसने, फर्म ए ने, तो ये कौन सी परचेज है, डोमेस्टिक परचेज। तो फर्म ए की क्या है, ये डोमेस्टिक परचेज है 40, तो डोमेस्टिक परचेज में लिख दिया। फिर बात आई कि परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, फर्म बी ने परचेज किया है फर्म ए से, तो बी की तो ये परचेज हो गई डोमेस्टिक परचेज, तो बी की तो डोमेस्टिक परचेज में लिख दोगे आप 60, तो यहां पे लिख दिया डोमेस्टिक परचेज में। लेकिन ये एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हो कि सर जब फर्म ए से खरीदा है फर्म बी ने, तो फर्म ए की सेल्स है, लेकिन फर्म ए की सेल्स तो टोटल पता थी ना अपने को, तो ये सेल्स जो 60 रुपीज की है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यस। तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ध्यान रखना, जब अपने को फर्म ए की टोटल सेल पता चल गई तो अब उसके सेल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेल्स बाय फर्म बी, क्या फर्म बी की टोटल सेल्स बता दी है, यस, डायरेक्ट लिख दो सेल्स, टोटल सेल्स। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक बता दिया ए का 20, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इसका बता दिया 35, ओपनिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 45, एंड लास्ट में आ गया एनआईटी आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, सब्सिडीज है नहीं, तो एनआईटी क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करोगे तो 30 आ जाएगा एज इट इज। अब इन दोनों फर्म से क्या निकल जाएगा अपने पास, वैल्यू एडिशन। अपन ने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, -5 आ गया, इन दोनों का टोटल किया 95 आ गया, ये 40 था तो कितना हो गया 55 लैक्स। इसकी वैल्यू एडिशन निकालते हैं, तो इन दोनों का किया डिफरेंस तो -10, 200 -10 कितना हो गया 190, ये 60 एज इट इज ले लिया, कितना आ गया 130। तो दोनों का वैल्यू एडिशन आ गया, इसमें कोई डाउट। दोनों का वैल्यू एडिशन आने के बाद अपन ने दोनों के वैल्यू एडिशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी निकलेगा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, दोनों को ऐड कर दिया 185 लैक्स के आ गया जीडीपी एमपी। बट निकालना क्या था क्वेश्चन में, जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कन्वर्जन सीखा अपन ने। तो जीडीपी एफसी निकालना है, जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है, तो जो निकालना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो पता होता है वो राइट हैंड साइड। अब देखो ग्रोस से ग्रोस, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, ये तो सेम ही है, सिर्फ चेंज किस चीज का है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, बड़े से छोटे पर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस एनआईटी, क्या करेंगे माइनस एनआईटी। तो ये आ जाएगा आपके पास। इसका कन्वर्जन मैंने सिखाया था आपको कि डिफरेंस ग्रोस और नेट में होता है डेप्रिसिएशन का, नेशनल और डोमेस्टिक में होता है एनएफआईए का, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में होता है एनआईटी का। मैंने बताया था 4 और 2, बड़ा 4 है तो 4 से 2 पर जाने के लिए, बड़े से छोटे पर जाने के लिए माइनस, और 2 से 4 पर जाने के लिए +2। सेम यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट चलता है, मार्केट प्राइस बड़ा है
तो बड़े से छोटे पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बस उतना सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो ये अपन ने कल की क्लास में कर लिया था। आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन करके देखे या नहीं देखे ये बता दो बस। लाइए बुक दिखाई। बुक दिखा दो एक। बुक्स लेकर नहीं आए आप लोग? सर क्या जरूरत है किताब लाने की? देखो बुक के पीछे आपको सोल्व्ड और अनसोल्व्ड दोनों तरीके के क्वेश्चंस गिवन है। अगर आप लोगों ने पेज पलटे हो बुक के, तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस हैं। पहले सोल्व्ड वाले हैं, फिर उसके बाद में अनसोल्व्ड। यहां से सिर्फ क्वेश्चंस हैं, इतनी बुक तो क्वेश्चंस क्वेश्चंस की है। हाँ, क्लियर है? बच्चा देखकर घबरा रहा है किताब मोटी कर दी है, लेकिन ये इसमें क्या करें, क्वेश्चंस ही हैं। चलिए आपसे एक आधा सवाल ऐसा भी करवा लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। चलो खुद निकाल के दिखाओगे? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। ठीक है, आपको वैल्यू एडेड निकालनी है फर्म ए और फर्म बी की। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। आपके पास आइटम्स दे रखे हैं। परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रोड 160। सेल्स बाय फर्म बी सेल्स बाय फर्म बी 180। परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, this is 100। डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 220। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 60। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, this is 20। excess of closing stock over opening stock of firm B, this is 30। purchases by firm A
फ्रॉम फॉर्म बी, क्या हुआ, फॉर्म बी फ्रॉम बाय फॉर्म ए, दिस इज 100। ठीक है, करिए फटाफट। हाँ भाई आशीष, तुमने तो किया ही नहीं है। आइए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तरीका होता है फॉर्मूला लिख लें, बेस्ट तरीका है करने का, साथ साथ इस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले तो लिख लें वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए। फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है ये अपने को पता है, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये अपने को पता होना चाहिए। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर यहां तक? इसी चीज को अपने को यहां लिखना है, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, क्योंकि दोनों का निकालना है तो अपन दोनों की एक ही साथ बात कर लेंगे। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब बड़े ध्यान से देखना एक एक चीज को, अपन वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहली लाइन को पढ़ो, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम एब्रोड। तो ये कौन से दे रखे हैं आपको, इंपोर्ट्स दे रखे हैं फर्म ए के, तो फर्म ए के इंपोर्ट्स गिवन है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक परचेज में क्या ऐड कर लेंगे, इंपोर्ट्स, कितना है 60। अगर टोटल परचेज दे देगा तो फिर अपने को इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर टोटल परचेज नहीं दी तो फिर अपने को इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट्स लेना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? वहां लिखते थे अपन दो चीजें, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। अगला पॉइंट, सेल्स बाय फर्म बी, क्या ये फर्म बी की टोटल सेल्स दे रखी है, सेल्स बाय फर्म बी, बताइए। और हमें चाहिए भी क्या होती है, टोटल सेल्स चाहिए होती है, तो ये टोटल सेल्स दे रखी है, तो डायरेक्टली यहां लिख लेता हूं कि ये कितना गिवन है, 180। कोई डाउट इसमें? अगला, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, फर्म ए ने परचेज करी है फर्म बी से, तो ये क्या है, फर्म ए की, फर्म ए ने परचेज करी है फर्म बी से, तो ये फर्म ए की क्या है, डोमेस्टिक परचेज। तो अगर फर्म ए की डोमेस्टिक परचेज है तो इंपोर्ट्स गिवन था, क्या मुझे ये लेना पड़ेगा यहां पर, यस, डोमेस्टिक परचेज। क्लियर हुआ है? डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए ने डोमेस्टिक सेल कितनी करी है ये बता रखा है, क्या टोटल सेल दे रखी है यहां पर, नहीं। तो अपने को यहां पे पता है कि इस केस में अपने को यहां लेना पड़ेगा, सेल्स में दो पार्ट हैं, एक डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा एक्सपोर्ट्स। तो डोमेस्टिक सेल्स कितनी दे रखी है यहां पे, 220, ठीक है। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए कितना है अपने पास, 60, क्या दोनों बता दिए ये आपके पास, टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 280। समझ में आई बात, कि डोमेस्टिक सेल्स है फर्म ए की कितनी, 220, और एक्सपोर्ट्स कितने फर्म ए के, 60। तो हमें तो टोटल सेल चाहिए होती है, तो यहां कितना आएगा आपके पास, 280। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मैंने क्या कहा था, ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, बट चाहिए क्या होता है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। साइन चेंज करेंगे फर्म ए का, तो ये 20 गिवन है, तो क्या करेंगे यहां पर, -20 ले लेंगे। बात समझ में आई? जब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग के बजाय एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग देगा तो अपन साइन को चेंज कर देंगे, 20 की जगह क्या ले लिया, -20। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ये ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग चाहिए था फर्म बी का, तो ये दे रखा है आपको, दिस इज 30। परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, फर्म बी ने परचेज किया है फर्म ए से, तो ये फर्म बी की क्या है, सॉरी
परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, तो फर्म बी की क्या है ये, परचेज है, कौन सी, डोमेस्टिक परचेज है। क्या इसके कुछ इंपोर्ट्स वगैरह दे रखे हैं फर्म बी के, नहीं, तो यही अपन क्या ले लेंगे कि इसकी ये डोमेस्टिक परचेज है 100। क्लियर, आगे बात समझ में, इसमें इंपोर्ट्स नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन। अगर इंपोर्ट्स दे रखे होते फर्म बी के तो वो भी अपन इसमें ऐड करते। बात समझ में आ गई, जो जो इंफॉर्मेशन थी उसको कैसे लिखा है, जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे बात समझ में आएगी भी नहीं। अब देखिए आप, अब करना, लेकिन फर्म ए की तो टोटल सेल ऑलरेडी निकाल ली अपन ने, तो ये डोमेस्टिक सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी, अलग से क्यों करेंगे। जब हमें टोटल पता है कि डोमेस्टिक सेल्स 220 है, तो उसमें सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू प्रोड्यूसर सेक्टर सारी होंगी ना, तो वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यही बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। तो आपको डोमेस्टिक सेल में वो सब इंक्लूडेड है, अगर टोटल सेल्स एक बार निकाल ली तो फिर दोबारा सेल की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 220 माइनस 280 माइनस 20 कितना हो गया, 260, और ये कितना हो गया 160, कितना आ गया 100। और इसकी बात करें तो 180 प्लस 30 कितना हो गया 210, माइनस ये कितना आ गया 100, कितना आ गया 110। समझ में आया, आंसर की गारंटी है, मैच करेगा ही करेगा, लेकिन तरीका ये होना चाहिए, आराम से ये लिख लो रफली, और उसके बाद में जो जो वैल्यूज है पढ़ते जाओ। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन तो मेथड तो मेरे को आज दूसरा भी कराता, लेकिन मैं अब नहीं कराऊंगा, आप लोगों को आज का होमवर्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ग्रोस वैल्यू एडिड बाय फर्म ए। ए, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए 5 लाख। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए 2 लाख। सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स in the domestic economy। This is 10 lakh। ठीक, imports of raw material by firm A from rest of the world 50,000, excess of its opening stock over closing stock
दिस इज 1 लाख। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है आपको ग्रोस वैल्यू एडेड बाय फर्म। हाँ जी, 5,50,000 गलत है। हम्म, नहीं किया। पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हो। देखो तरीका वही है, ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब जीडीपी निकालनी है। अब ये नहीं बताया आपको, तो मार्केट प्राइस पे निकालेंगे अपन। दिस इज ग्रोस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तरीका वही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता कैसे है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस, सारे कॉम्बिनेशन लगा दो यहीं पे ही, है ना। अब देखिए, ये है अपने पास, ध्यान से पढ़ते जाओ। परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स, क्या फैक्टर इनपुट्स को लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, बात खत्म हो गई। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, क्या इसको लेते हैं अपन? यस। अच्छा मुझे ये बताओ, नॉन फैक्टर इनपुट्स में कौन सी परचेज दे रखी? ध्यान से उसको पढ़ा करो, उसका मतलब समझा करो। नॉन फैक्टर इनपुट्स की जो परचेज है वो कहां से परचेज किया, बताया क्या कुछ? कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में परचेज किया, बाहर से इंपोर्ट करे, क्या कुछ भी बताया? नहीं। तो ये कहां से मानो, टोटल मानो या सिर्फ डोमेस्टिक वाला मानो? टोटल मानो। खुद के पास तुम्हारे पास आंसर है ना, तुम लोगों के पास खुद के पास आंसर है, बस ये है कि सवाल नहीं करते हो। सवाल करना सीखो कि जब कोई लैंग्वेज उसको पढ़ो आराम से हिंदी में करो। कि परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, अगर नॉन फैक्टर इनपुट्स की परचेज दे रखी है बाय फर्म में, ये नहीं बता रखा कहां से परचेज किए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, टोटल परचेजेज है। और जब ये टोटल परचेज दे रखा है तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 2 लाख। यस, अब देखा आंसर दे दिया, बच्चे बड़े समझदार हो गए। 2 लाख। क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं, सेल्स बाय फर्म है, ध्यान से देखना। सेल्स बाय फर्म है टू द अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो जो ये सेल्स है, ये सेल कौन सी सेल है? डोमेस्टिक सेल्स है। तो ये अपन ने बात करी थी यहां पर कि सेल्स के अंदर अपने को दोनों चाहिए होती हैं, एक डोमेस्टिक सेल और दूसरा एक्सपोर्ट। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अपने को आराम आराम से पढ़ना है और वैल्यूज लिखनी है। डोमेस्टिक सेल्स, ये डोमेस्टिक सेल है 10 लाख, तो यहां लिख दिया अपने दिस इज 10 लाख। आगे देखिए, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फर्म ए ने इंपोर्ट्स किए हैं, लेकिन अपन ने तो पहले ही क्या ले लिया, टोटल ले लिया। देखो टोटल लिखने का तरीका चेंज कर दिया, अगर नीचे लिखूंगा तो वो फाइनल नहीं है, अगर टोटल है तो वो ऊपर लिख लो। क्लियर है? नीचे लिखता मैं अगर डोमेस्टिक परचेज होता है यहाँ पे, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो हमने कहा कि ये तो अपन टोटल पहले ही पता है, तो अपन नीचे वाली चीज तो लेंगे ही नहीं। क्लियर है ना? परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स लिखा था बाय फर्म में, उसका मतलब क्या था कि हमें टोटल परचेजेस गिवन थी, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स ऑलरेडी गिवन है, तो अब इंपोर्ट्स को लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेस ऑफ इट्स ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से पढ़ना, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या ले लेंगे अपन, -1 लाख। क्लियर? और यहां से सेल्स में कुछ एक्सपोर्ट्स का कुछ बताया क्या?
ध्यान से देख लो, फिर दोबारा पढ़ लो, क्योंकि अभी हमारे पास डोमेस्टिक सेल गिवन थी। परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स लेंगे नहीं, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स डायरेक्ट आ गया, टोटल हो गया। सेल्स बाय फर्म ए टू अदर, ये डोमेस्टिक सेल्स हो गई। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए, ये हो गया। और एक्सप्रेस, इतना एक्सपोर्ट्स गिवन ही नहीं है। और अगर एक्सपोर्ट्स ना दे रखा हो तो क्या करें? 10-20 लाख 50 लाख, कुछ जो मन में आए वो मान लें। बताओ क्या करें? जीरो मानेंगे। तो अगर इसको जीरो मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 लाख। और जब ये 10 लाख आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? बात समझ में आ गई? लॉजिकल चीजें। अब अपने को कैलकुलेशन करनी है इसकी। 10 में से 1 लाख कितना गया? 9 लाख। और 9 लाख में से 2 लाख गए तो कितना गया? तो आंसर की गारंटी है 7 लाख। समझ में आया? बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। बच्चों के लेवल पे थोड़ा सा हो जाता है। हमारे टाइम पर हम भी कंफ्यूज होते थे, लेकिन वहां पे टीचर समझाने वाले थोड़े से ऐसे नहीं थे कि इतना आराम से समझा दे। आप लोगों को तो एक एक चीज समझाई जा रही है। ठीक है, क्लियर? और देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या निकालना है अब? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। पहले आपको दे रखा है दैट इज नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या गिवन है, ये बता सकते हो? एनडीपी एफसी, सबको समझ में आई ये बात? नेट वैल्यू एडेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिस इज 75। एक्साइज ड्यूटी, दिस इज 20। सब्सिडी, दिस इज 5। डेप्रिसिएशन 10। बस देखते हैं क्या करते हो आप लोग। और प्रैक्टिस कर लो, 6 नंबर की बात है प्रैक्टिकल। अब थोड़ा चेंज आ गया सवाल में। वैल्यू एडिशन निकालने के बजाय वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो तब निकलेगा जब अपने को पहले पता हो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, वैल्यू एडेड है कितना। ठीक है, तो वो चीज आपको देखनी है। चलें, करें क्वेश्चन? हाँ करो। अब देखिए, देखो भाई देखो, सबसे पहले तो इसको पढ़ो क्या क्या गिवन है। आपको एनडीपी दे रखा है, देखिए सबसे पहले गिवन क्या है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट मींस एनडीपी, एनडीपी एफसी गिवन है 100।
लेकिन हमें जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो हमें इस मेथड से क्या निकलता है, वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपीएमपी। तो पहले इस एनडीपीएफसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जीडीपी एमपी में। हाँ क्लियर है। अब देखें इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो पहले अपने पास फॉर्मूला तो ये था कि अपने पास ये जो वैल्यू एडिशन होता है ये क्या होता है अपने पास, जीडीपी एमपी। इस मेथड से क्या निकलता है, वैल्यू एडिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जीडीपी एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये बात समझ में आई। अब अगर अपने को ये जीडीपी एमपी पता चल जाए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है डायरेक्टली 75, ये आपको गिवन है 75। अब अपने को अगर ये पता चल जाए तो ये निकल सकता है, समझ में आ गई बात। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा अपने पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बात समझ में आ गई, लॉजिकल चले अपन तो अपने को यहां तक समझना है। अब बस बात यह कि ये जीडीपी एमपी यहां डालना है तो यहां से कन्वर्जन करना है अपने को, ध्यान से देख लो। तो अब अपने को जो निकालना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं अपन, जीडीपी एमपी, जो पता है वो इस तरफ रखते हैं एनडीपी एफसी। अब आप देखें नेट से ग्रोस पर जाना है, नेट छोटा होता है, छोटे से बड़े पर जाना है, क्या करना पड़ेगा, और इक्वल्स टू क्यों लग गया, प्लस, और डिफरेंस किसका है नेट और ग्रोस में, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं है, फैक्टर को छोटे से बड़े पर जाना है, छोटे से बड़े पर, प्लस एनआईटी। ये बात समझ में आ गई। अब अपने को देखना है देखिए, तो अब अपने को देखना है डेप्रिसिएशन गिवन है क्या, यस। एनआईटी गिवन है क्या, डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट एक्साइज ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनआईटी निकालने का तरीका होगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स किसके फॉर्म में दे रखा है, एक्साइज ड्यूटी, ध्यान रखना। सब्सिडीज कितनी है 5, तो एनआईटी कितना आ गया 15, और डेप्रिसिएशन गिवन है दिस इज 10। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पे डाल देते हैं। एनडीपीएफसी कितना है 100, डेप्रिसिएशन कितना है 10, एनआईटी कितना है 15, तो ये कितना आ जाएगा 125। और अगर अपन यहाँ 125 डाल दें, सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं, जीडीपीएम पे, तो अगर अपन यहाँ वैल्यू क्या डाल दें 125 प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन 75 आ ही रहा है, दिस इज 200 lakhs। क्या बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चंस एक तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस कर लेने हैं, ये तो करना ही है, प्लस आज आपका होमवर्क है अप टू क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, छोटे छोटे ही हैं, अगले वाले तो बिल्कुल 4-4 5-5 दे रखे आइटम्स। पेज नंबर 442, ठीक है, नई किताब के अंदर, और पुरानी में मिल जाएंगे एज इट इज, पीछे ही मिलेंगे, लास्ट में सॉल्व क्वेश्चंस है, तो आंसर देखना नहीं है ना, पीछे अनसॉल्व भी है, अगर अनसॉल्व करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हैं। आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। एक 3 मेथड है, तीनों मेथड को एक एक दिन करके निपटा लो, आराम से हो जाएगा, उसके बाद में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।